आज का हमारा जो टॉपिक और चैप्टर है दैट इज द न्यू चैप्टर एंजाइम्स। अब एंजाइम की एकेडमिक डिस्कशन पर चलने से पहले थोड़ा सा हम एंजाइम के बारे में जो प्रीवियस नॉलेज है वो हमें ये बताती है कि एंजाइम किसी भी उस सब्सटेंस को कहते हैं जो हमें केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने में मदद करे। ऐसे कंपाउंड को या ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। सो जनरली दे आर कॉल्ड इज व्हाट? बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स को आमतौर पर क्या कहा जाता है? बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या है? यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले रिएक्शंस को स्पीड अप करे। तो ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस को, कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप्स के बुनियादी तौर पर रिएक्शंस होते हैं। उन सब रिएक्शंस को हम मिला के एक ही नाम देते हैं कि ये रिएक्शंस जो हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाते हैं। अब ये रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। सम ऑफ द रिएक्शंस आर सिंथेसाइजिंग एंड अदर्स आर ऑफ हाइड्रोलाइसिस। सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस में जो मेटाबॉलिज्म का पार्ट इन्वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, वाइल हाइड्रोलाइसिस में जो मेटाबॉलिज्म का पार्ट इन्वॉल्व है उसे हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। सो कुछ रिएक्शंस में बिल्डिंग हो रही होती है और कुछ रिएक्शंस में लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकिंग हो रही होती है। तो इस हिसाब से हमारे पास दो रिएक्शंस जो हैं टाइप्स के हवाले से हो रहे होते हैं। अब दोनों टाइप्स के रिएक्शंस जो हैं वो या तो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं और फिर एनर्जी लिबरेट करते हैं, यानी एनर्जी रिलीज करते हैं। These reactions would occur very slowly at the temperature and pressure at which organism live. हमारी बॉडी का जो अपना टेम्परेचर है और हमारे इन्वायरमेंट का जो अपना टेम्परेचर है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, या फिर हमारी बॉडी का जो प्रेशर है जिस प्रेशर में हमारी ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, अगर इन ही के मुताबिक हमारे रिएक्शंस होते रहें तो वो बिल्कुल ही स्लो होते रहेंगे। तो अब इन रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए दो चीजें हम बढ़ा सकते हैं। एक चीज तो है एनर्जी, यानी आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओ। लेट सपोज हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सी, अगर हम इसको बढ़ाकर 57 डिग्री सी करें तो इसका असर मेटाबॉलिज्म पर तो पड़ेगा कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस तेज होंगे, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को तेज करने से पहले हमारी बॉडी के सेल्स डीनेचर हो जाएंगे। बिकॉज कि हमारी बॉडी में जो केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं, हर केमिकल कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग मौजूद है, जो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे आर हीट सेंसिटिव। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी बॉडी में डीनेचुरेशन हो जाएगी। तो इसलिए हम अपनी बॉडी के रिएक्शंस को टेम्परेचर बढ़ाकर तो बढ़ा नहीं सकते, और अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है फिर हमारे पास जो रिएक्शन चल रहे हैं वो इतने स्लो चलेंगे, वो हमारी बॉडी के रिएक्शन जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा नहीं कर पाते। तो फिर दूसरा हल क्या है हमारे पास? दूसरा हल है हमारे पास कि हमारी बॉडी के अंदर इसी थोड़े टेम्परेचर पर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो तेज हो रहे हैं। सवाल ये है कि फिर आखिर इनको तेज किसने किया है? तो उसका जवाब ये है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बायोकैटलिस्ट। यानी अगर ये बायोकैटलिस्ट ना होते और टेम्परेचर हमारी बॉडी का यही होता तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इतना स्लो होता कि वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता। लेकिन टेम्परेचर भी यही है और मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी हो रहे हैं, तो वो तेज भी हो रहे हैं। तो सवाल पैदा होता है कि फिर ये कैसे होता है?
तो उसका जवाब है हमारे पास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बायोकैटलिस्ट इन ऑर्गेनिजम्स, दीज आर कॉल्ड इज व्हाट, एंजाइम्स। सो बायोलॉजिकली और केमिकली एंजाइम की हमें बात समझ में आ गई कि एंजाइम्स वो केमिकल कंपाउंड हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारे केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। ये वर्ड एंजाइम कहां से लिया गया है? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इन मीन्स इन और जाइम का मतलब है यीस्ट। द टर्म एंजाइम वाज coined by फ्रेडरिक विल्हेल्म कोनी। ये याद रखना है आपको, समटाइम्स आपसे पूछा जा सकता है कि टर्म जो एंजाइम है वो किसने सबसे पहले प्रपोज किया था। तो ये आपके जो है वो क्वेश्चंस के हवाले से ये सवाल है। एंजाइम इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। याद रखना है कि कभी भी बायोलॉजिकल एंजाइम इनऑर्गेनिक नहीं होता। जो बायोकैटलिस्ट हैं वो मेनली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, और ये नेचर में प्रोटीन के हैं, बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। अब यहां पर हमने लफ्ज लगाया है मोस्ट ऑफ द एंजाइम। यहां ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे कि ऑल ऑफ द एंजाइम, यानी अक्सरियत एंजाइम की जो है वो प्रोटीन की बनी हुई है, बट बिकॉज के कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो कि डिस्कवर हुए हैं 1980s में, और उन एंजाइम की जो नेचर है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड है, और ऐसे टाइप के एंजाइम को हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम कहते हैं। तो एक्सक्लूसिवली एंजाइम्स आर नॉट ऑफ प्रोटीन। एंजाइम जो है वो सिर्फ प्रोटीन के बने हुए नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी एंजाइम की जो है वो प्रोटीन की बनी हुई है, नेचर में वो प्रोटीन होते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड के बने हुए हैं, और ऐसे एंजाइम को हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम कहते हैं। इन एंजाइम का काम क्या है? राइबोजाइम टाइप के जो एंजाइम हैं वो जनरली इस्तेमाल होते हैं हमारे जीन एक्सप्रेशन के मुख्तलिफ प्रोसेसेस में। उनकी एक मिसाल यहाँ पर हम ले लेते हैं कि जब हमारा आरएनए बनता है तो उस आरएनए की स्प्लाइसिंग होती है, तो ऐसे टाइप के एंजाइम जो है उन आरएनए की स्प्लाइसिंग में काम आते हैं या वहां पर इस्तेमाल होते हैं। सो मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, but despite of this, some of the enzymes are ribonucleic in acid. The name of that enzyme is generally, this is the general name, not a specific name, this is the general name known as ribozyme. Who was the discoverer of ribozyme enzyme? Ribozyme enzyme को discover किसने किया था? थॉमस सेक एंड सिडनी एल्टमान। यहाँ पर A है। in 1980s। सवाल पैदा होता है कि हाउ डू एंजाइम स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस। एंजाइम केमिकल रिएक्शंस को कैसे स्पीड अप करते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है, बाय लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब ये तो आपकी एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं जैसा सवाल वैसा जवाब, कि कैसे केमिकल रिएक्शन को ये स्पीड अप करते हैं। जवाब दे दिया आपने, बाय लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो वी मस्ट नो व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जिस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को ये कम कर रहा है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है क्या? तो इसके काफी सारे डेफिनेशंस जो हैं वो बन सकते हैं। एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट द रिएक्शन। एनर्जी जो रिएक्शन को शुरू करने के वक्त चाहिए वो एनर्जी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाएगी। एनर्जी नीडेड टू बी अवेलेबल फॉर द रिएक्टेंट्स टू मेक देम एबल टू स्टार्ट द रिएक्शन। ये वो एनर्जी है जो चाहिए, किसको चाहिए? रिएक्टेंट्स को चाहिए। किस लिए चाहिए? ताकि वो रिएक्शन स्टार्ट कर सकें। एनर्जी विच मेक्स रिएक्टेंट टू कोलाइड विथ ईच अदर, यानी अगर ये एनर्जी मौजूद नहीं होगी सो द कोलियन अमंग रिएक्टेंट्स विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। सो रिएक्टेंट्स में वायोलेंस पैदा करने के लिए
उनमें एक वेलोसिटी पैदा करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी दरकार है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यानी काइनेटिक एनर्जी तो वो वाइब्रेशन पैदा करेगी। सो काइनेटिक एनर्जी पैदा करने के लिए, यानी जो ऑलरेडी वहां पर एनर्जी मौजूद है, आप कह सकते हो कि वहां पर जो एनर्जी पहले मौजूद थी वो पोटेंशियल थी, तो उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में तब्दील करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को आप क्या कहते हो? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हो। सिंपल सी मिसाल है, एक गाड़ी खड़ी है, वो स्टार्ट नहीं हो रही, तो उसको जब धक्का लगाया जाता है तो इनिशियली जब शुरू वाला जो धक्का है वो ज्यादा फोर्स लेता है, जब गाड़ी चल पड़ती है तो फिर कम फोर्स लेती है। सो ये जो शुरुआती फोर्स है, उस गाड़ी को स्टैटिक हालत से मूवमेंट वाली हालत में बदलने के लिए जो एनर्जी खर्च हुई, वो एनर्जी हमारी क्या कहलाती है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सिंपली रिएक्टेंट्स को रिएक्शन के काबिल बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। हाउ डू एंजाइम स्पीड अप केमिकल रिएक्शन? अब हम इनको थोड़ा सा ग्राफ के जरिए से समझते हैं। लेट सपोज कि ये हमारी वो लेवल है जो कि प्रोडक्ट के बाद एनर्जी की लेवल है, यानी इतनी लेवल, इस लेवल से आगे जब बढ़ेंगे तब जाकर रिएक्टेंट इस काबिल बनते हैं कि वो रिएक्शन में टेक पार्ट करना शुरू करेंगे। यानी एक ये मैक्सिमम लेवल है और दूसरी ये मैक्सिमम लेवल है। पहले हम बात कर लेते हैं बगैर एंजाइम के। बगैर एंजाइम के हमारे पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए तब जाकर रिएक्टेंट इस काबिल होंगे कि वो प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। अगर इतनी एनर्जी बगैर एंजाइम के अवेलेबल नहीं है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं तब्दील होने। सो ये जो पीक है एनर्जी का, जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए चाहिए, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहां से लेकर यहां तक, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की ये जो पीक है, ये कहलाती है ट्रांजिशन एनर्जी। यानी ये वो एनर्जी की हद है कि कम से कम इतनी एनर्जी होगी तो रिएक्शन होगा, अगर यहां तक एनर्जी नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। अब जब एंजाइम आ जाता है तो ये जो लेवल है वो यहां से कम होकर यहां पर हो गई, यानी पहले ट्रांजिशन की लेवल यहां पर थी, अब ट्रांजिशन की लेवल जो है वो यहां पर हो गई। सो दिस डिक्रीज इन एनर्जी इज सिंपली डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंजाइम के बगैर हमें इतनी चाहिए और एंजाइम की मौजूदगी में हमें इतनी चाहिए। सो बिकॉज ऑफ एंजाइम दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो एनर्जी का अमाउंट है हमारा, ये सेव हुआ। सो अगर बगैर एंजाइम के हम काम करेंगे तो इतनी एनर्जी हमारी खर्च होगी, और अगर विथ एंजाइम हम काम करेंगे तो ये एनर्जी हमारी खर्च होगी। तो दोनों लाइनों को ही अगर कंपेयर किया जाए तो दिस लाइन इज लार्जर एंड दिस लाइन इज स्मॉलर। सो एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम is consumed very low, while energy in the absence of enzyme is required in very high amount. इस दूसरे ग्राफ में आप देख सकते हो कि एक रिएक्शन होना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान। अब बगैर एंजाइम के रिएक्शन अगर होगा तो इतनी एनर्जी चाहिए। दिस लाइन शोज व्हाट? वाई एक्सिस जो है वो हमें बता रहा है क्या एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर इतनी एनर्जी होगी तो ये रिएक्शन होगा और ये प्रोडक्ट बनेगी। और अगर एंजाइम होगा तो इतनी एनर्जी जो है वो चाहिए, यानी यहां से बिल्कुल यहां तक थोड़ी सी एनर्जी चाहिए और ये रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट दोनों सूरतों में सेम है। तो ज्यादा एनर्जी लेगा तो टाइम ज्यादा लेगा रिएक्शन, कम एनर्जी लेगा तो रिएक्शन में टाइम कम खर्च होगा और रिएक्शन स्पीडली हो जाएगा। इसकी सिंपल सी मिसाल यूं है कि एक गाड़ी है जो बिल्कुल सीधे सरफेस पर खड़ी है, उसको अगर आप धक्का लगाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा उसको 100 मीटर आगे करने के लिए।
अगर यही गाड़ी यूं स्लोप पर खड़ी है, अब इसको धक्का लगाएंगे तो ये फौरन जो है वो 100 मीटर सफर कर लेगी। वही गाड़ी है, वजन वही है, जस्ट द डिफरेंस इज इन व्हाट, डिफरेंस है सरफेस में। तो जिस तरह सरफेस अगर सीधा था, स्ट्रेट था, तो एनर्जी हमारी ज्यादा खर्च हो रही है। इसकी मिसाल जो है वो यूं है कि बगैर एंजाइम के काम हो रहा है, और जब सरफेस स्लोप वाला है तो वही काम हमारा जो है वो जल्दी में हो जाता है। ये मिसाल जो है वो हमारी एंजाइम की सी है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। ईच एंजाइम हैज इट्स स्पेसिफिक कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन का मतलब ये है कि हर एंजाइम की अपनी एक फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी उसको एक खास स्ट्रक्चर होगी, जिस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर एक एंजाइम दूसरे एंजाइम से मुख्तलिफ है। एंजाइम हैज हाई मॉलिक्यूलर वेट एज एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन का भी कौन सा टाइप, ग्लोबुलर टाइप। सो टर्शरी टाइप ऑफ प्रोटीन्स उसमें मौजूद होती हैं, तो एक से ज्यादा टर्शरी प्रोटीन्स वहां पर मौजूद होंगी, तो स्ट्रक्चर जो है वो क्वाटरनरी हमारे पास हो जाएगी। सो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है एंजाइम की, और ये बड़ा मॉलिक्यूल होता है, सो मॉलिक्यूलर वेट इसका जो है वो ज्यादा होता है। एंजाइम फॉर्म कोलोइडल सस्पेंशन इन साइटोसोल, यानी सेल के अंदर ये कोलोइडल है, ये बिल्कुल इस तरह डिजॉल्व जो है नहीं हो जाता कि ये अपनी हकीकत या अपनी मौजूदगी खो बैठे, वहां ये एग्जिस्ट करता है और सस्पेंशन की तरह, यानी कोई भी चीज अगर पानी में आप डालें, वो पानी में अपनी हालत बरकरार रख के मौजूद रहे, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक सस्पेंशन कहलाता है। हाई टेम्परेचर डीनेचर्स द एंजाइम। एंजाइम की ऑप्टिमम लेवल से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एंजाइम को डीनेचर कर लेता है। एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर रिएक्शन। थोड़ा अमाउंट एंजाइम का, अब क्वांटिटी का मतलब साइज नहीं है, यहां पर क्वांटिटी का मतलब नंबर है, कि स्पेसिफिक एंजाइम का थोड़ा सा नंबर बड़े रिएक्शंस को करवाने के लिए काफी है। यानी एक एंजाइम 1 सेकंड में हजारों रिएक्शंस करवा सकता है। यूं एंजाइम की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉलर नंबर, बिकॉज दे कैन स्टिमुलेट और दे कैन कैटलाइज मेनी ऑफ द रिएक्शंस विद इन अ टाइम। थोड़े टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस जो है वो करवा सकते हैं। क्यों कि एंजाइम रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता, और एंजाइम की मदद से रिएक्शन तेज हो जाता है, बाकी एंजाइम रिएक्शन में कभी भी खत्म नहीं होता। Produced in the protoplasm, generally enzymes are synthesized within the cell. Enzyme has catalytic activity in its active site. Let's suppose ये पूरा सारा एंजाइम है, ये पूरा अगर एंजाइम है, तो इस एंजाइम की सारी जो बॉडी है वो स्ट्रक्चरल बॉडी है, जो इसकी स्ट्रक्चर बना रही है। इसकी एक एरिया मखसूस ऐसी हो सकती है, या एक से ज्यादा एरिया ऐसी मखसूस हो सकती है, जहां पर से वो अपने सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा। वो सबस्ट्रेट वो जगह उसकी क्या कहलवाएगी, एक्टिव साइट कहलाती है। यानी दिस होल पार्ट ऑफ एंजाइम इज स्ट्रक्चरल पार्ट, while this part is what, that where from enzyme act on its substrate to take part in the reaction. ये वो जगह है जहां पर से एंजाइम रिएक्शन के दौरान अपने सबस्ट्रेट के होल्ड करता है और उससे रिएक्शन करवाता है। तो वो जगह एंजाइम की जहां से वो रिएक्शन करता है, वो केमिकल साइट एंजाइम की क्या कहलवाती है, एक्टिव साइट। एंटायर एंजाइम इज प्रोटीन इन नेचर। जनरली एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर है, तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ खालिसतन प्रोटीन के बने हुए हैं, while some of the enzymes are those which possess non-protein with it. यानी कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो पूरे के पूरे प्रोटीन के बने हुए हैं, they do not possess any type of non-protein part, so that type of enzymes are proteozymes. ऐसे टाइप के एंजाइम को हम क्या कहते हैं, प्रोटियोजाइम कहते हैं। while other enzymes are those which possess protein part, उनको एक प्रोटीन पार्ट होगा, so this protein part is called as what, apoenzyme. इस प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं,
apoenzyme. So apoenzyme is the protein part of enzyme, while दूसरा पार्ट उसका ऐसा होता है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है. So the non-protein part of enzyme is simply called as what? ये जो पार्ट है इसका, ये कौन सा है? नॉन प्रोटीन पार्ट. This non-protein part of enzyme is simply called as what? कोफैक्टर. नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं. अब एक चीज यहां पर आपको समझानी है. जो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ है, उसको किसी भी नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत नहीं है. तो ऐसा एंजाइम जनरली हर वक्त एक्टिव रहेगा. जैसे ही इसको अपना सबस्ट्रेट मिलेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा, ऑप्टिमम पीएच मिलेगी, तो ये रिएक्शन करेगा. वाइल ऐसे एंजाइम, जिन एंजाइम को अपना प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों चाहिए रिएक्शन करवाने के लिए, तो अगर प्रोटीन पार्ट मौजूद है और नॉन प्रोटीन पार्ट मौजूद नहीं है, तो ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा. सो ये एंजाइम रिएक्शन में तब टेक पार्ट करेगा जब इसका प्रोटीन पार्ट भी हो और इसका नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो. When both of these parts are present together, जब ये दोनों पार्ट एक वक्त में एक जगह पर मौजूद हैं, तो now these type of enzymes are functional, और अब इन एंजाइम का नाम होगा होलो एंजाइम. ये चीज याद रखनी है. So the term holoenzyme is used for those enzymes which possess non-protein part. कब इनको holoenzyme कहा जाएगा? When apoenzyme possess its non-protein part with it, means this enzyme is now functional. अब ये जो enzyme है वो functional है. Without this ये functional नहीं है. तो बेटा बात कर रहे थे हम कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट भी रखते हैं. तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम. जनरली इन एंजाइम का नाम क्या होगा? कॉन्जुगेटेड एंजाइम. यानी दो मुख्तलिफ नेचर के मॉलिक्यूल से मिलके ये एंजाइम बनता है. तो ऐसे टाइप के एंजाइम को आप क्या कहोगे? कॉन्जुगेटेड एंजाइम. सो द कॉन्जुगेटेड एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है उसका नाम क्या होगा? एपोएंजाइम. और उसका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसका नाम होगा कोफैक्टर. व्हेन प्रोटीन पार्ट यानी एपोएंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट यानी उसका कोफैक्टर, जब ये दोनों साथ में मौजूद हों, तो अब ये एंजाइम फंक्शनल है. सो दिस फंक्शनल एंजाइम इज सेड टू बी एज व्हाट? होलो एंजाइम. सो ये आपके एमसीक्यू की पॉइंट है कि भाई जब नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट दोनों मौजूद हों, तो अब ऐसे एंजाइम का नाम क्या बनेगा? तो नाउ दिस एंजाइम इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? होलो एंजाइम. अब जो कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, इनके फिर टाइप्स हैं. बुनियादी तौर पर इनके दो टाइप हैं कि जो एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है. और जनरली जब वो इनऑर्गेनिक होता है तो उसे हम इनऑर्गेनिक आयंस कहते हैं, और जनरली दे आर कॉल्ड एज व्हाट? एक्टिवेटर्स. ये क्या कहलवाते हैं? एक्टिवेटर कहलवाते हैं. क्या कहलवाते हैं बाबा? एक्टिवेटर कहलवाते हैं. सो इनऑर्गेनिक आयंस लाइक मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीज, इस तरह के जो आयंस हैं which are acting as a cofactor, but if they are present in the form of inorganic ion, now they are called as what? Activators. अब हम इन्हें क्या कहते हैं? एक्टिवेटर कहते हैं. और दूसरा पार्ट है इनका जिन्हें हम ऑर्गेनिक का नाम देते हैं. सो ऑर्गेनिक पार्ट में दो चीजें आ सकती हैं. या तो ऑर्गेनिक पार्ट उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा, या ऑर्गेनिक पार्ट उसका कोएंजाइम कहलाएगा. फर्क क्या है इन दोनों में? प्रोस्थेटिक ग्रुप उस कोफैक्टर को आप कहते हो जो एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो. जो एंजाइम के साथ क्या हो?
कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, यानी दिस इज द नॉन डिटेचेबल पार्ट ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम से अलग नहीं होता, हमेशा ये एंजाइम के साथ साथ रहता है। सो दिस पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो बुनियादी तौर पर कोफैक्टर के दो टाइप्स, एक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का एक ही टाइप है जिसे हम एक्टिवेटर कहते हैं, और जनरली ये किस फॉर्म में होते हैं, आयंस के फॉर्म में होते हैं। जो ऑर्गेनिक है उनमें एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप वो होता है जो एंजाइम के साथ कोवेलेंटली अटैच्ड हो। दिस कोवेलेंटली अटैच्ड पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर वो एंजाइम के साथ साथ मौजूद है, यानी उसकी अटैचमेंट एंजाइम के साथ लूज है, तो ऐसे टाइप के कोफैक्टर को आप क्या कहते हो, को एंजाइम कहते हो। यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन वो एंजाइम के नियर बाय मौजूद हो और रिएक्शन में एंजाइम की हेल्प करता हो। जिसकी एक सिंपल सी मिसाल लेते हैं, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा था कि NAD रेडॉक्स रिएक्शन में ये NAD क्या करता है कि एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम अपना काम करता है। क्या करता है कि वहां से हाइड्रोजन रिमूव करवाता है। जब वो हाइड्रोजन रिमूव करवाता है तो वो कहां करता है, NAD को देता है, और NAD उनको लेके बन जाता है क्या, NADH। थोड़ी देर के लिए अगर हम सपोज करें कि वहां ये NAD मौजूद ना हो तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज के डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ये जो हाइड्रोजन स्प्लिट करवा रहा है वहां से, वो किसको देगा। सो NAD उसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक है। सो यहां पर ये एंजाइम की क्लासिफिकेशन और एंजाइम के कैरेक्टर्स ये दोनों हमारे पास पूरे होते हैं। प्रोटियोजाइम्स यानी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने हुए हैं, तो ऐसे टाइप के एंजाइम को आप कहते हो सिंपल एंजाइम्स। क्या कहते हैं हम इन्हें, सिंपल एंजाइम्स। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट भी रखते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। कॉन्जुगेटेड एंजाइम के कितने पार्ट होते हैं, दो, एक प्रोटीन पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। तो जो उसका प्रोटीन पार्ट है वो एपोएंजाइम, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कोफैक्टर। और कोफैक्टर के फिर कितने टाइप हैं, दो, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में एक्टिवेटर्स आ जाते हैं, जनरली दे आर आयंस, और ऑर्गेनिक में प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, या फिर कोएंजाइम जो कि जिसकी अटैचमेंट एंजाइम के साथ लूज होती है। एंजाइम दो किस्म के होते हैं। अगर एंजाइम जिस सेल में बना है उसी सेल में अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे टाइप के एंजाइम को हम कहते हैं एंडो एंजाइम्स। एंजाइम की जिस सेल में सिंथेसिस हुई और उसी एंजाइम में उसी सेल में अपना काम कर रहा है, तो ऐसे टाइप के एंजाइम को आप क्या क्या कहते हो, एंडो एंजाइम कहते हो। अगर एंजाइम एक सेल से बना और वहां से डिफ्यूज आउट होता है और बाहर जाकर किसी दूसरी जगह पर वो फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ऐसे टाइप के एंजाइम को आप क्या कहते हो, एक्सो एंजाइम कहते हो। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में बने हैं और वहीं पर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एंडो एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम है, ये हमारे स्टमक के सेल्स के अंदर बना, वहां से निकलकर स्टमक की कैविटी में आकर काम कर रहा है, तो वो एक्सो एंजाइम है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, यानी खास एंजाइम खास सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा, और उसको जो है वो कैटालाइज करेगा। यानी एक एंजाइम एक से ज्यादा टाइप के सबस्ट्रेट के साथ एक्ट नहीं करता। एंजाइम इज लार्जर देन सबस्ट्रेट। याद रखना है कि जनरली एंजाइम की जो साइज है वो सबस्ट्रेट की साइज से बड़ी होती है। लेट सपोज कि ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और ये वाला एंजाइम है, तो एंजाइम की साइज बड़ी और सबस्ट्रेट की साइज छोटी होती है। वो साइट एंजाइम की जहां पर से वो अपने सबस्ट्रेट को बाइंड करता है, एंजाइम की उस साइट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। और सबस्ट्रेट की वो साइट जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे फिक्स होती है, उस साइट को हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव साइट। इसे क्या कहते हैं, रिएक्टिव साइट। एंजाइम के पास होगी एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के पास क्या होगी, रिएक्टिव साइट। सो एक्चुअली ये जो मैच करते हैं वो रिएक्टिव साइट और एक्टिव साइट आपस में करते हैं।
अब एंजाइम की एक्टिविटी को रोका जा सकता है किसके जरिए से? इनहिबिटर्स के जरिए से। एंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी इनहिबिटेड बाय इनहिबिटर्स, यानी वो सब्सटेंसेस जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकें, एंजाइम को अपना काम करने से रोकें, ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इनहिबिटर्स कहते हैं, यानी रोकने वाले। इनहिबिट लफ्ज का मतलब ही रोकना है। सो इनहिबिटर्स के भी दो टाइप्स हैं। कुछ इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं कि उनकी इनहिबिशंस को रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी ऐसे टाइप के इनहिबिटर्स क्या करते हैं? एंजाइम के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं और एंजाइम की स्ट्रक्चर को खराब कर देते हैं। तो ऐसे टाइप के इनहिबिटर्स क्या कहलाएंगे? इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। यानी ये एक मर्तबा अगर एंजाइम को इनहिबिट करते हैं तो ये एंजाइम को हमेशा इनहिबिट किए रखते हैं, और जब तक दूसरा एंजाइम उसकी जगह पर पैदा नहीं होगा वो एंजाइम काम नहीं करेगा। और ऐसे टाइप के जो इनहिबिटर्स होते हैं वो जनरली हम ड्रग्स की सूरत में लेते हैं, एंटीबायोटिक्स की सूरत में लेते हैं, या फिर पॉइजन की सूरत में लेते हैं, जो कि एंजाइम को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, और एंजाइम की स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाती है, और एंजाइम फिर हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, यानी वो रिएक्शन करने के काबिल नहीं रहता। रिवर्सिबल इनहिबिटर का मतलब क्या है? रिवर्सिबल इनहिबिटर का मतलब ये है, रिवर्सिबल इनहिबिटर का मतलब ये है कि जिसकी इनहिबिशन को रिवर्स किया जाए, यानी इनहिबिटर ने किसी चीज को इनहिबिट किया, फिर उसकी इनहिबिशन को ओवरकम किया जाए, यानी कुछ देर के बाद वो इनहिबिशन खत्म हो जाए और दोबारा अपना एंजाइम जो है काम करना शुरू कर दे, तो ऐसी टाइप की इनहिबिशन को आप क्या कहते हो? रिवर्सिबल इनहिबिशन। अब रिवर्सिबल इनहिबिशन के दो टाइप्स होते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिशन में एक इनहिबिटर ऐसा होता है जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, और दूसरा ऐसा होता है जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो किस तरह से काम करता है। कॉम्पीट करना, लेट सपोज जिस चेयर पर अभी मैं बैठा हूं ये एक है, और इस पर बैठने के लिए जो कॉम्पीट करने वाले हैं वो दो हैं, तो अगर एक बैठ गया तो फिर दूसरा नहीं बैठ पाएगा। सो अगर इस वक्त मैं बैठता हूं इस चेयर पर, तो मेरा काम है इस लेक्चर को डिलीवर करना, और इसकी जगह पर मेरा छोटा भाई आकर बैठ जाएगा तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसने मुझे लेक्चर देने से इनहिबिट कर दिया।